हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी क्लास रात्रि 8 बजे होती है। रात्रि 8 बजे, जिसमें मैं हिंदी के बेहतरीन कुछ दिनों से 60 प्रश्न लेकर आ रहा हूँ। 60 प्रश्न रोज लेकर आता हूँ, बहुत बेहतरीन तरीके से। आप किसी का भी एग्ज़ाम देते हो, आप टेट, सी टेट, यूपी पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, लेखपाल बीडीओ, सुपर टेट, किसी का भी एग्ज़ाम देते हो, रात्रि 8 बजे हमारा मॉडल पेपर लगाइए। बहुत शानदार मिक्सअप प्रश्न लेकर आते हैं। कंप्लीट हिंदी के मिक्सअप बेहतरीन प्रश्नों का मैं अभ्यास कराता हूँ। सभी लोग जुड़ जाइए बहुत शानदार तरीके से। और जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़ते हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। आप वहां जुड़ सकते हैं। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। एक बार फिर से मैं बेहतरीन प्रश्न लेकर आया हूँ। कितने प्रश्न लेकर आया हूँ? मैं शानदार 60 प्रश्न आज फिर से लेकर आया हूँ। बहुत बेहतरीन 60 प्रश्न। एक बार फिर चलिए चलिए जुड़ जाइए, बताइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। बताइए बताइए, श्री लाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया था? बताइए बताइए, श्री लाल शुक्ल को उनकी किस कृति के लिए व्यास सम्मान मिला था? क्या आपको पता है? क्या आपको पता है कि श्री लाल शुक्ल को किस कृति के लिए व्यास सम्मान मिला था? बताइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है सर। विश्रामपुर का संत किसके लिए मिला था? विश्रामपुर का संत, इसके लिए उन्हें क्या मिला था? उन्हें व्यास सम्मान मिला था। विश्रामपुर का संत, इसके लिए उन्हें व्यास सम्मान मिला था। चलिए बताइए बताइए, अगला प्रश्न बताइए कि सावधानी सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? बताइए। शानदार प्रश्न है। मैं बेहतरीन 60 प्रश्न कुछ दिनों से लेकर आता हूं 8 बजे। आप सभी जुड़ जाइए। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? बताइए। तो सावधान में ई प्रत्यय जुड़ा है। सावधान, आनी मत लगा देना। तो सावध, फिर सावध, फिर एक शब्द हो जाएगा सावध प्लस आनी। सावध कोई शब्द नहीं होता। आनी भी इसमें प्रत्यय नहीं है, धानी भी नहीं है। बड़ी ई, इसमें प्रत्यय कौन सा है? बड़ी ई। सावधानी में बड़ी ई प्रत्यय है। बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। निर्देश पढ़िए, निर्देश पढ़िए। बताइए कि 3 से 4 पर्यायवाची शब्द चुनिए। बताइए पर्यायवाची शब्द। मृगधर, मृगधर का आप बताइए क्या होता है पर्यायवाची? बताइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। किसी का भी एग्जाम देते हो, टेट, सी टेट, सुपर टेट, फॉरेस्ट गार्ड, लेखपाल, यूपी पुलिस, किसी का भी, रात्रि 8 बजे आ जाइए। मृगधर किसका पर्यायवाची है? ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। किसका है? ये चंद्रमा का। और चंद्रमा का मृगधर ही नहीं, शशि भी होता है। इसे राकेश भी इसका पर्यायवाची है। शशि, राकेश, मयंक, हिमांशु आदि इसके पर्यायवाची होते हैं। चलिए चलिए और बताइए बताइए, पराग, पराग शब्द का पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची यदि आपको पढ़ने हैं तो रात्रि 9 बजे मेरी टॉपिक वाली हिंदी में आ जाइए। टॉपिक वाइज वाली हिंदी में मैं 350 एग्जाम में छपने वाली पर्यायवाची करा रहा हूं। जुड़ जाइए आप बहुत शानदार तरीके से रात्रि 9 बजे। फिलहाल इस प्रश्न का जवाब क्या है? सर पराग का पर्यायवाची क्या है? पराग का पर्यायवाची सुगंध होता है। क्या होता है? सुगंध होता है। चलिए बढ़ जाइए।
प्रश्न 5 से 8 निम्नलिखित रिक्त स्थान भरिए। 5वां और 8, 5 से 8 तक रिक्त स्थान भरने हैं। भरिए भैया। 5वां प्रश्न देखिए, गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और खाली स्थान पर आधारित है। तो गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और किस पर आधारित है? यह खाली स्थान में क्या आएगा? सर गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और न्याय पर है। धर्म और न्याय भरा जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे वो तो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, तो यहाँ अहिंसा क्यों नहीं भरा गया? देखिए, अगर यहाँ धर्म की जगह लिखा होता सत्य, तो सत्य और यहाँ खाली स्थान पे अहिंसा आ जाता। यहाँ सत्य नहीं लिखा, यहाँ धर्म लिखा, और गांधी जी के सापेक्ष जब यहाँ धर्म हो तो दूसरी जगह न्याय आएगा, और एक जगह सत्य हो तो दूसरी जगह अहिंसा आएगा। तो धर्म है तो यहाँ क्या आएगा? न्याय। धर्म और न्याय पर आधारित है गांधी जी का अर्थशास्त्र। चलिए अगले प्रश्न पर। एक और खाली स्थान है। बताइए कि दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। किसकी दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है? क्या भरा जाएगा? बताइए, बताइए क्या भरा जाएगा? बहुत शानदार प्रश्न है। सर धर्मनिरपेक्ष की दृष्टि। किसकी? धर्मनिरपेक्ष की दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। धर्मनिरपेक्ष की दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए, बहुत शानदार प्रश्न है। मैं थोड़ा छोटा कर दूं, अब ठीक है। बताइए अगला प्रश्न। बताइए कि लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना, यहाँ है खाली स्थान, रूप में जागृत करता है। बहुत बेहतरीन। यहाँ खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा? लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय भावना क्या भरा जाएगा? स्वाभाविक रूप में जागृत करता है। कैसी भावना जागृत करता है? स्वाभाविक रूप में। स्वाभाविक शब्द भरा जाएगा। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है। आप जरूर जरूर आइए रात्रि 8 बजे। चलिए बताइए, विकास के लिए आर्थिक खाली स्थान आवश्यकता होती है। तो विकास के लिए काय की आवश्यकता होती है? विकास के लिए सक्षमता की आवश्यकता होती, विकास के लिए आत्मनिर्भरता की आवश्यकता होती है। यहाँ भरा जाएगा आत्मनिर्भरता। विकास के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है। कैसी? आर्थिक आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है। ठीक है। अगर आप किसी भी देश का या खुद का विकास चाहते हो तो सबसे पहले आपकी आर्थिक जो स्थिति है उसमें आप आत्मनिर्भर हो, कमाते हो कुछ, तो ये आवश्यक है। चलिए बताइए अगला प्रश्न है। बताइए नासिक व्यंजन कौन सा है? वर्णमाला टॉपिक यदि पढ़ा है तो बताइए नासिक व्यंजन कौन सा है? रात्रि 9 बजे क्लास में हमने वर्णमाला पढ़ाई है। बताइए। जो नाक से, जो नासिका से बोले जाए वो नासिक है, और ये नासिक व्यंजन है। कौन सा है? नासिक व्यंजन है। चलिए बताइए कौन सी बर्तनी शुद्ध है? शुद्ध बर्तनी का चयन कीजिए। जाह्नवी कौन सा शुद्ध लिखा है? किस विकल्प में जाह्नवी शब्द शुद्ध लिखा है? क्या आप बता सकते हैं? सर ऑप्शन कहाँ लिखा है? जाह्नवी। जाह्नवी ऑप्शन सी में सही लिखा है। जाह्नवी का अर्थ होता है गंगा। जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची है। ये भागीरथी का पर्यायवाची है जाह्नवी। ऑप्शन सी वाला शुद्ध है। चलिए बताइए। वर्णमाला से प्रश्न है। हमने वर्णमाला पढ़ा दी है रात्रि 9 बजे। बताइए अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? पता है तो बताओ। बहुत बेहतरीन,
बहुत शानदार। बताइए अल्पप्राण वर्ड। सर अल्पप्राण किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड अल्पप्राण वर्ड कहलाता है। या पहला हो या तीसरा या पांचवा किसी भी वर्ग का तो वह अल्पप्राण कहलाएगा। अच्छा, तो ढूंढो पहला, तीसरा, पांचवा। क्या छा और जा ये पहला, तीसरा, पांचवा में कोई है? नहीं है। चा, छा ये तो दूसरा है, ये गलत हो गया। ता, था, धा ये भी दूसरा है। सभी के सभी, पा, फा, भा ये भी दूसरा है। सभी के सभी अल्पप्राण कौन है? तो पहला और तीसरा। ऑप्शन बी सही है, पहला और तीसरा। इसमें जो सभी विकल्प हैं, सभी विकल्प के जो दोनों अक्षर हैं वो अल्पप्राण हैं। क्या हैं? अल्पप्राण हैं। बहुत शानदार। हमारे 11 प्रश्न कंप्लीट हुए। 60 बेहतरीन प्रश्न हम लोग लेकर आते हैं रात्रि 8 बजे। चलिए बताइए, भाववाचक संज्ञा बताइए। कौन सी भाववाचक संज्ञा है? पहचानिए। बताइए भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सर भाव लड़काईपन, लड़काई नहीं, ना ये होगा ना लड़कापन, लड़कपन होता है। भाववाचक संज्ञा कौन सी है? लड़कपन। ये लड़का से बना होगा। लड़का जातिवाचक है, उस जातिवाचक से लड़कपन भाववाचक है। चलिए बहुत शानदार। रचना से प्रश्न, 1-2 प्रश्न रचनाओं से जरूर आते हैं। निराला जी की कौन सी रचना नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका पूरा नाम है। इनकी कौन सी रचना नहीं है? सर इनकी रचना कौन सी नहीं है? वीरांगना नहीं है। वीरांगना ये इनकी नहीं है तो किसकी है? ये केदारनाथ अग्रवाल की है। वीरांगना किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए, शानदार प्रश्न है, जवाब दीजिए। हिंदी भाषा में वे ध्वनियां कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? जो दूसरों की सहायता से बोली या लिखी जाए उन्हें क्या कहते हैं? बताइए। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन दूसरों की सहायता से बोले जाते हैं, अर्थात कह सकते हो व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और लिखे भी जाते हैं। चलिए आगे बताइए। आगे बताइए। अगला प्रश्न है, जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है? जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है? जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहते हैं? उसे स्वार्थी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे स्वार्थी कहते हैं। जो हर समय अपना मतलब साधता हो वह स्वार्थी है। चलिए चलिए आगे बढ़ जाइए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। कौन सा शुद्ध वाक्य है? जल्दी से बताइए। 16वां बहुत शानदार प्रश्न है। शुद्ध वाक्य कौन सा है? जब तक मैं नहीं आऊं इस समय तक तुम पढ़ते रहना। गलत है। जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना, ये होना चाहिए। जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना, ये शुद्ध है, यही शुद्ध है। ऑप्शन बी वाला शुद्ध है। ऑप्शन बी। और भी चेक कर लो। जब तक मैं ना आऊं उस समय तक गलत है। जब तक के साथ तब तक आएगा। जब तक मैं ना आऊं, मैं नहीं आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना। मैं नहीं आऊं नहीं होगा। मैं देखिए जब तक के साथ तब तक तो आया है, लेकिन नहीं नहीं ना आएगा ना। जब तक मैं ना आऊं। ऑप्शन बी वाला सही है। जो बी वाला विकल्प है ये शुद्ध है। कौन सा? बी वाला। ऑप्शन बी ये वाला शुद्ध है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और हमारा अगला शानदार प्रश्न है। बताइए
बताइए कि व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके पिताजी। उपर्युक्त वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? बताइए। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। तो सर जैसा वैसा ये शब्द किस में आते हैं? जैसा वैसा ज्यों त्यों ये मिश्र वाक्य में आते हैं। ये जो शब्द, ये जो वाक्य लिखा है, ये मिश्र वाक्य का वाक्य है। चलिए, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सर 10 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और चलिए आगे, आगे बताइए। जिस छंद के पहले तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं, वह छंद क्या कहलाता है? बताइए। सर जिसमें 13-13 और 11 मात्राएं हों वह दोहा कहलाता है। कौन सा छंद है? दोहा। और दोहा कैसा छंद है? यह अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा का उल्टा क्या होता है? दोहे का उल्टा कौन सा छंद? दोहे का उल्टा सोरठा छंद होता है। चलिए आगे, आगे चलिए, चलिए आगे बताइए। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? बताइए। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? सर सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, या कहें सर्वनाम के 6 भेद। कौन कौन से? सर पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां होता है निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। चलिए, चलिए आगे, हमारा अगला प्रश्न है। बताइए, बताइए। हमारा अगला प्रश्न है कि अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं? बताइए। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाना है। सर अनुज का स्त्रीवाचक होता है अनुजा। अनुजा होता है। अब अनुज का स्त्रीवाचक अनुजा, तो अनुज को अनुजा बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? यदि अनुज में आ प्रत्यय लगा दो तो क्या बन जाएगा? अनुजा। और ये स्त्रीवाचक शब्द है। अनुजा क्या है? स्त्रीवाचक। तो आ प्रत्यय लगा दो अनुज में। ऑप्शन सही होगा सी। और चलिए, चलिए बताया है भाषा तथा बोली रात्रि 9 बजे दुढ़ाड़ी बोली है, पढ़ाया है ये। दुढ़ाड़ी बोली किसे कहते हैं? सर जयपुरी को दुढ़ाली बोली कहते हैं। और ये किधर बोली जाती है? जयपुरी। जयपुरी ये पूर्वी राजस्थान की बोली है। जयपुरी कहाँ की है? पूर्वी राजस्थान की। और जयपुरी को ही दुढ़ाड़ी कहते हैं। चलिए, चलिए, बहुत शानदार, हमारे 22 प्रश्न कंप्लीट हुए। आगे चलते हैं। बताइए, बताइए। बहुत शानदार है। निम्नलिखित में से स्वर संधि का उदाहरण है। बताइए। कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? क्या आपको पता है? बिल्कुल सर, पवन ये स्वर संधि का उदाहरण है। इसमें अयादि स्वर संधि है। पवन में कौन सी संधि है? अयादि स्वर संधि है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा शब्द संज्ञा है? बताइए। विकल्प में कौन सा शब्द संज्ञा है? क्या आपको पता है? कौन सा शब्द? सर क्रोधी एक विशेषण है, क्रुद्ध एक विशेषण है, क्रोधित भी, क्रोध एक संज्ञा है, क्रोध एक संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। क्रोध भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगले प्रश्न पर और बताइए, बताइए हमारा अगला प्रश्न कि विस्मय का स्थायी भाव किस रस में होता है? बताइए। विस्मय स्थायी भाव किस रस का है? क्या आपको पता है? बहुत बेहतरीन,
बहुत शानदार। विस्मय स्थायी भाव अद्भुत रस का है। किसका है? अद्भुत रस का है। चलिए आगे और अगला प्रश्न बताइए। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। चलिए, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? क्या आपको पता है? बहुत बेहतरीन। प्रश्नों की संख्या 60 है। मैं नए नए रोज प्रश्न लेकर आता हूँ। रात्रि 8 बजे जुड़ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए। चैनल को शेयर भी करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करिए, है ना। जिन लोगों को ज़रूरत है, जिन लोगों को ज़रूरत है, हिंदी वास्तव में अच्छी करना चाहते हैं, आप शेयर करिए, मदद करिए उनकी, उन तक हमारे चैनल को पहुंचाइए और बताइए कि आप हिंदी में यहाँ से पूरे में पूरे नंबर ला सकते हैं। चलिए, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सर, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानना है तो मेरा और मेरी लगाओ। तो कौन सा पुल्लिंग है? मेरा कपट। सर, कपट शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन ए, ये कपट शब्द पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। मेरी मूर्खता, मेरी सुंदरता, मेरी निद्रा, इन तीन के साथ मेरी आ रहा है, इसलिए स्त्रीलिंग। ऑप्शन ए पुल्लिंग है। चलिए आगे आगे बढ़ जाइए और हमारा 27वां प्रश्न बताइए। बताइए क्या है कि वाक्य को पढ़िए, उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। पढ़िए भैया। वाक्य क्या है कि हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, ये वाक्य है। तो ये वाक्य का कौन सा भेद है? बताइए, ये वाक्य का कौन सा भेद है? जल्दी से बताइए। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। सर, ये कौन सा है? संबोधन कारक है। कौन सा कारक है? ये संबोधन कारक है। चलिए बढ़ जाइए। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। बताइए, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है? क्या आपको पता है? क्या आप बता पाएंगे विशेषण? कौन सा शब्द विशेषण है? जल्दी से बताइए। सर, शीतलता ये भाववाचक संज्ञा है। मिठास ये भी भाववाचक है। नम्रता ये भी भाववाचक है। लेकिन सच्चा व्यक्ति, सच्चा एक विशेषण है। ये व्यक्ति की विशेषता बता सकता है। सच्चा व्यक्ति, सच्चा लड़का, सर ये सच्चा एक विशेषण है। चलिए बताइए। नल बूंद बूंद टपक रहा है। ये जो बूंद बूंद है रेखांकित शब्द, ये क्या है? ये बूंद बूंद क्या है? बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। बताइए, नल बूंद बूंद टपक रहा है, जल्दी से जवाब दीजिए। नल बूंद बूंद टपक रहा है, बताइए। सर, ये क्रिया से पहले आ रहे ये शब्द बूंद बूंद, इसलिए इसमें क्रिया विशेषण है। इनमें कौन सा है? बूंद बूंद में क्या है? क्रिया विशेषण है। चलिए बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। हमारा अगला प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? बताइए। किस काल में क्रिया वर्तमान काल में है? क्या आपको पता है किस काल में क्रिया वर्तमान काल में है? तो मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं, यहां पर ऑप्शन बी में क्रिया वर्तमान काल में है। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं। चलिए, और ये कौन सा वर्तमान है? ये पूर्ण वर्तमान है। इसे आसन्न भूत भी कहते हैं, लेकिन अभी वर्तमान पूछा तो पूर्ण वर्तमान काल है। चलिए आगे आगे बताइए। आगे बताइए। हमारा अगला प्रश्न है कि शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने वाली योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है। नहीं समझे प्रश्न? समझिए कि जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहते हैं? जब शब्द किसी वाक्य में लिख दिए जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? जैसे मैंने लिखा राम घर जाता है, ये लिख दिया राम घर जाता है, तो सर राम एक शब्द है, घर एक शब्द है, जाता एक शब्द है। अब ये अगर ये वाक्य में लिखे हैं तो ये शब्द शब्द नहीं, ये शब्द पद कहलाएंगे। तो
जब कोई वाक्य में शब्द प्रयोग हो तो वो पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पद कहलाता है। और चलिए क्रम से लगाना है। 32 से 33 दो प्रश्न, दो प्रश्न क्रम से लगाने हैं। बताइए क्या भरा जाएगा? चलिए मैं बताता हूं। पहला और आखिरी इनको निश्चित रखना है। पहला और आखिरी, ये पहले पे रहेगा और ये आखिरी में। इन चार को क्रम से लगाना है। चलिए, देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास, देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास, फिर क्या भरा जाएगा? क्षेत्रीय विकास की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण, फिर वह भरा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण कारण सरकारी क्षेत्रों के उपक्रम के जरिए, फिर ला भरा जाएगा। वह के बाद उपक्रम के जरिए केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में, फिर यह भरा जाएगा। योजनागत और योजनांतर साधन, फिर रा भरा जाएगा। सीधे निवेश किया जाना है तो कौन सा आएगा सर? वाला राया कहाँ है सर? ऑप्शन ए भरा जाएगा। क्या आएगा? ऑप्शन ए। चलिए वैसा ही ये वाला प्रश्न है, बताइए। पहला और आखिरी उधर है। राज्यों को विभिन्न योजनाओं के लिए, फिर क्या है? राज्यों को विभिन्न योजनाओं के लिए देश के विभिन्न भागों का योजना आयोग के माध्यम से जो संसाधन दिए जाते हैं, उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य संतुलित क्षेत्रीय विकास करना है। क्या है? संतुलित क्षेत्रीय विकास करना है। तो ये वाला भरा जाएगा, है ना? ऑप्शन डी। चलिए ये क्रम में लगाना सीख लीजिए आप, सीख लीजिए। चलिए, जल्दी में कौन सा समास है? पता है तो बताओ। सभी लोग क्लास को शेयर करिए, है ना? मैं आपसे कहता हूं कि जिनको वास्तव में जरूरत है, जो तैयारी करते हैं, आपका एक अच्छा कर्म उनकी सफलता का योगदान का एक अंश बन सकता है। आप क्लास को शेयर करिए और बताइए, क्लास को शेयर करिए, उन तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लास पहुंचेगी, है ना? उनकी मदद हो पाएगी। जिनको वास्तव में हिंदी बेसिक के साथ सीखनी है, कॉन्सेप्ट के साथ सीखनी है, जो चाहते हैं कि हिंदी में एक भी प्रश्न गलत ना हो, क्लास आप शेयर जरूर किया करिए। चलिए क्लास को जरूर शेयर किया करिए, ये आपका कर्तव्य है, ये आपकी ईमानदारी है, ये आपका कर्म है। चलिए, जल्दी में कौन सा समास है सर? जल को धारण करना, जल को धारण करने वाला, अर्थात सर को विभक्ति आई है तो इसमें कर्म तत्पुरुष समास है। जलधि ये समुद्र का पर्यायवाची है। जल को धारण करना अर्थात समुद्र, और ये तत्पुरुष समास है। कौन सा? तत्पुरुष। चलिए बताइए अगर पता है तो। सखिन सहित हर्षी अतरानी, सूखत धान प्रजा जन पानी, कौन सा अलंकार है इन पंक्तियों में? जल्दी से बताइए सर। 35वां, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। हमारा छोटा सा गद्यांश आया है, 4 प्रश्न हैं, मैं गद्यांश पढ़ देता हूं। चलिए, छोटा सा गद्यांश है। आज विश्व भर में बेकारी के विकराल रूप धारण कर रखा है। यह समस्या भारत को भी घुन की तरह खाए जा रही है। बेकारी का वास्तविक अर्थ आजीविका कमाने में या तो असमर्थ होना या बना दिया जाना। इस समस्या का एकमात्र कारण आज की शिक्षा प्रणाली है, जो केवल अंग्रेजी शिक्षा पर बल देती है। यह केवल पुस्तकीय ज्ञान को देती है, व्यवहारिक ज्ञान का इसमें सर्वथा अभाव है। आज देश में 2 तरह की बेकारी है, शिक्षित बेकारी और अशिक्षित बेकारी। शिक्षित वर्ग केवल कार्यालय में बैठकर कलम चलाने में विश्वास रखता है, वह कोई छोटा काम नहीं करना चाहता। अशिक्षित वर्ग काम की तलाश में शहर आता है और काम न मिलने पर बेकार रहता है। इस समस्या का हल
केवल यही है कि शिक्षित वर्ग के लिए शिक्षा प्रणाली में संशोधन किया जाए, अशिक्षित वर्ग गांव में ही रहकर खेतीबाड़ी का काम देखे। चलिए 4 प्रश्न शानदार हैं। कौन सी समस्या भारत को घुन की तरह खाए जा रही है? गद्यांश के अनुसार जवाब दीजिए। कौन सी समस्या है जो भारत को घुन की तरह खाई जा रही है? कौन सी है सर, जल्दी से बताइए। बेकारी की समस्या। कौन सी? बेकारी की। अभी गद्यांश पढ़ा है, देखिए मैं दिखा दूं। बेकारी ने विकराल रूप लिया। ये समस्या भारत को घुन की तरह खाई जा रही है, बेकारी की समस्या। चलिए अगले प्रश्न पर। संशोधन में कौन सा उपसर्ग है? बहुत सावधानी पूर्वक करना। संशोधन में, ये गद्यांश शब्द में संशोधन आया है, गद्यांश में ये शब्द आया है, बताइए संशोधन में कौन सा उपसर्ग है? सन मत लगाना, सम उपसर्ग होता है, वो भी मां पर हलंत वाला। ऑप्शन सही होगा बी। सन नहीं, सम होता है। अंक की बिंदी मां का सूचक है। चलिए, आज की शिक्षा प्रणाली में किसका अभाव है? गद्यांश के अनुसार बताइए। आज की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें किस चीज का अभाव है? किस चीज की कमी दिखती है? व्यवहारिक ज्ञान की कमी है। लोग किताबी ज्ञान ज्यादा रखते हैं, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। बेकारी की समस्या एकमात्र कारण है। क्यों है बेकारी आज के समाज में ज्यादा? क्यों है बेकारी की समस्या? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा प्रणाली। शिक्षा की वजह से समाज में बेकारी है। चलिए बताइए, कौन सा वर्ग काम की तलाश में गांव से शहर आता है? कौन सा वर्ग? गद्यांश के अनुसार अशिक्षित वर्ग गांव से शहर की तरफ आता है। अशिक्षित वर्ग। आगे बताइए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकट मेरो पति सोई। बताइए इन पंक्तियों में कौन सा रस है? इन पंक्तियों में सर कौन सा रस है? इन पंक्तियों में श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। और आगे चलिए बताइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। 42वां प्रश्न है कि बच्चन जी ने प्रथम बार जीवन और मानवीयता के प्रति अपने प्रौढ़ भावों की वाणी किस कृति में दी है? किस कृति में उन्होंने अपने मानवीयता और जीवन के बारे में लिखा है? ये प्रणय पत्रिका में लिखा है। किसमें लिखा है? प्रणय पत्रिका में। हमारे 42 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। प्रश्नों की संख्या 60 है, कहीं मत जाइएगा। चलिए बताइए। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए अवतरण के रचयिता के नाम का चयन कीजिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कौन सा? ये जो लाइन है ना, ये किसने लिखी है? इन लाइनों के रचनाकार कौन है? सर इसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। कौन है ये? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ये तुलसीदास जी ने लिखा है। और चलिए आगे और बताइए। जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहां होता है। जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है वहां क्या होता है? जल्दी बताइए। सर वहां रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? वहां रूपक अलंकार होता है। रूपक। और आगे चलिए। बिनु पद चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे बिदनाना। कौन सा अलंकार है? बिनु पद चले, बिना पैर के चलता है। सुन बिनु काना, बिना कान के सुनता है। जहां कारण के बगैर कार्य हो जाए वहां कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार है। कौन सा? विभावना। बहुत बढ़िया। चलिए
46 से 48 त्रुटिपूर्ण भाग को चयन करिए। बताइए 46वां प्रश्न, बताइए कहां गलती है। जिस व्यक्ति की आत्मा जितनी विशाल है वह उतना ही बड़ा महापुरुष है, कोई त्रुटि नहीं। क्या इस 46वें प्रश्न में कहीं गलती है तो बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। कहां गलती है? देखिए वह उतना बड़ा, ये बड़ा शब्द आया है और महापुरुष भी आया है। महापुरुष अपने आप में बड़ा का घोतक है, इसलिए बड़ा नहीं आना चाहिए। ऑप्शन ये सी वाले में गलती है, यहाँ बड़ा नहीं आना चाहिए था। चलिए 47 में ढूंढिए गलती। राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा में स्वातंत्र संघर्ष का जीवंत अंकन किया है, कोई त्रुटि नहीं। कहां गलती है बताइए। किस वाले भाग में गलती है? सर गलती है ऑप्शन सी वाले में, जीवंत अंकन नहीं होता। जीवंत अंकन या जीवंत व्याख्या की है, ऐसा कुछ लिखा होता। सी वाले में गलती है। और 48वां प्रश्न बताइए। रट लीजिए, ऐसे प्रश्नों को करना सीखिए, एग्जाम में आते जरूर हैं। बुरा से बुरा आदमी, बताइए कहां गलती है। बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है, कोई त्रुटि नहीं। क्या आपको 48वां वाक्य में गलती दिख रही है? बहुत बेहतरीन। मैं 60 प्रश्न 8 बजे लेकर आता हूं, सभी लोग जुड़ जाइए, क्लास को शेयर भी करिए। बहुत शानदार तरीके से मैं हिंदी के प्रश्न करवाता हूं। यदि चाहते हो पूरे नंबर तो हमारे YouTube चैनल से जरूर जुड़िए, भरोसा रखिए। सर गलती कहाँ है? बुरा से बुरा नहीं, बुरे से बुरा होना चाहिए, यहाँ बुरे होना चाहिए। ऑप्शन ए में गलती है, ऑप्शन ए में गलती है, ठीक है, ए वाले में त्रुटि है। चलिए हमारा 49वां प्रश्न है, बताइए किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग हुआ है। भाववाच्य वाला वाक्य बताइए, पता है तो बताइए। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। भाववाच्य वाला, सर जहां पे नहीं लगा हो वह भाववाच्य है। उससे फल नहीं खाए गए, ये भाववाच्य है। अच्छा, वाच्य कितने भेद होते हैं? वाच्य के 3 भेद होते हैं। कर्तवाच्य होता है, एक कर्मवाच्य होता है और एक भाववाच्य। वाच्य के 3 भेद। ऑप्शन बी सही है। जिसमें नहीं लगा हो ज्यादातर वह भाववाच्य ही होता है। बताइए, अरे उसने तो कमाल कर दिया, ये क्या है? ये वाक्य किस प्रकार का वाक्य है बताइए। अरे उसने तो कमाल कर दिया, ये विस्मयवाचक वाक्य है। कौन सा वाक्य है? विस्मयवाचक, या इसी को विस्मय बोधक कहते हैं। और बताइए, शानदार प्रश्न मैं पर्यायवाची करा रहा हूं रात्रि 9 बजे, जुड़ जाइए। 350 पर्यायवाची, वहां से बाहर नहीं पूछेगा। नागर का पर्यायवाची, ये भी पर्यायवाची उसी क्लास से है। नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है बताइए। सर नागर का पर्यायवाची होता है ग्राम में रहने वाला, गांव में रहने वाला, नगरवासी या ग्रामवासी। नागर का पर्यायवाची है ग्रामवासी। चतुर्मत लगा देना। चलिए 52 से 53 वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है, बताइए। बहुत फेमस प्रश्न है। जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है? बताइए, जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है? सर जंगल में लगने वाली आग दावानल कहलाती है। समुद्र में लगने वाली आग पूछी जाए तो बड़वा नल, और पेट में लगने वाली आग जठराग्नि कहलाती है। क्या कहलाती है? जठराग्नि। चलिए
बढ़ जाइए, अगला प्रश्न बताइए। जिस तर्क का कोई जवाब ना हो क्या कहलाता है? ऐसा तर्क जिसका कोई जवाब ना हो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? जिसका कोई जवाब ना हो उसके लिए एक शब्द आएगा अकाट्य। उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? अकाट्य शब्द आएगा। और आगे चलिए, आगे बताइए। 54वां प्रश्न है हमारा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के बदले बोले जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो सर्वनाम कहलाते हैं। जो विशेष की विशेषता बताएं, जो संज्ञा की विशेषता बताएं, वो विशेषण है। जो किसी कार्य के करने होने का बोध कराएं उसे क्रिया कहते हैं। और जो अपना रूप नहीं बदलते हुए अव्यय शब्द कहलाते हैं। चलिए 55वां प्रश्न बताइए, वाक्यों में कौन सा सर्वनाम अशुद्ध प्रयोग हुआ है? वो अशुद्ध वाक्य नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि कौन से वाक्य में अशुद्ध सर्वनाम आया है। क्वेश्चन सुनो, अशुद्ध वाक्य नहीं पूछ रहा, अशुद्ध वाक्य कोई और भी हो सकता है। अशुद्ध सर्वनाम का किस वाक्य में प्रयोग हुआ है? तो मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये मैं तेरे को नहीं, मैं तुझको या मैं आपको होना चाहिए था। ऑप्शन सी ये गलत सर्वनाम, ये सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग है, ऑप्शन सी। चलिए आगे आगे बढ़ जाइए। हमारे बेहतरीन 55 प्रश्न हुए हैं, 60 प्रश्न लेकर आए हैं, 5 प्रश्न और हैं। चलिए बताइए बताइए, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, अब बताइए कि दशानन शब्द किस प्रकार का शब्द है? वह रूढ़ शब्द है, वह यौगिक है, वह योगरूढ़ है? तो हमने आपको बताया है कि जब दो रूढ़ शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ देते हैं तो वह योगरूढ़ शब्द बनता है। और दशानन एक योगरूढ़ शब्द है। अगर सरल भाषा में समझो, दूसरे शब्दों में कहें, जितने भी बहुब्रीय समास के शब्द हैं वो योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। बहुब्रीय समास सभी योगरूढ़ शब्द होते हैं। चलिए बढ़ जाइए। बहुत शानदार, निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उसका चयन करिए। कौन से शब्द में द्विगु समास है, क्या आपको पता है? द्विगु समास कहाँ है, क्या आप बता सकते हैं? सर सप्ताह, ये 7 दिनों का समूह सप्ताह कहलाता है और एक पद संख्यावाची विशेषण है, इसलिए इसमें द्विगु समास है। सप्ताह में द्विगु समास है। चलिए आगे बताइए बताइए भाई बताइए। शानदार प्रश्न है कि निम्नलिखित में से इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है जो इक से नहीं बना है? कौन सा शब्द एक प्रत्यय लगने से नहीं बना, वो पहले ही से था? बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। 2-3 प्रश्न और बचे हैं, हमारे 60 प्रश्न कंप्लीट होंगे। सभी लोग क्लास को शेयर जरूर करो, जरूर क्लास को शेयर करिए। और रात्रि 8 बजे, अब इसके बाद हमारी अभी क्लास होगी 9 बजे, रात्रि 9 बजे मैं पर्यायवाची करा रहा हूं, वहां भी जुड़िए। बहुत शानदार, टॉपिक वाइज सभी टॉपिक धीरे धीरे मैं कराऊंगा। कंप्लीट हिंदी रात्रि 9 बजे। देखिए दैविक में सर इक प्रत्यय जुड़ा है, देव में इक जुड़ा दैविक, सर इसमें भी इक है। समाज में इक जुड़ा सामाजिक, इसमें भी इक है। पक्ष में इक जुड़ा पक्षिक, इसमें भी इक है। लेकिन भौतिक में इक प्रत्यय नहीं है, भौतिक में इक प्रत्यय नहीं है। अच्छा 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। भौतिक में भी तो एक है, हाँ इसमें भी सर एक है, इसमें भी एक है। अब आप कहोगे कि सर इसमें भी तो एक है, पक्षिक में भी तो एक लिखा है, बिल्कुल लिखा है। तो अब गलत वाला कौन सा है? गलत है डी। कैसे?
कि जब पक्ष में एक लगेगा तो पच्छिक नहीं होगा, पाक्षिक होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? ऑप्शन डी वाला गलत है, पाक्षिक होना चाहिए था। तो एक प्रत्यय वाला जो शब्द गलत है वो डी वाला है, ये पच्छिक नहीं पाक्षिक होना चाहिए। एक लगने के बाद कौन सा गलत हो गया? पच्छिक, ये पाक्षिक लिखा होना चाहिए था। अगला प्रश्न, 2 प्रश्न और हैं, बस 1 मिनट की बात और है। चलिए, सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि बताइए। प्रश्न नंबर 59 बताइए, सन्मार्ग में कौन सी संधि है? सर, सन्मार्ग में व्यंजन संधि है। सत प्लस मार्ग सन्मार्ग व्यंजन संधि है। और आगे बताइए, आखिरी प्रश्न है, चपल का विलोम शब्द बताइए। चपल का विलोम, देखिए चपल जो बहुत ही ज्यादा चंचल हो, उसे चपल या चंचल, तो उसका होता है स्थिर, स्थावर नहीं। चपल का विलोम स्थिर या गंभीर, चपल का विलोम स्थिर या गंभीर होता है। स्थावर अलग बात है, स्थावर जंगम का विलोम है। स्थावर जंगम का विलोम है। चपल का विलोम गंभीर होगा। क्या होगा? गंभीर होगा। हमारे 60 प्रश्न कंप्लीट हुए। उम्मीद करता हूं सेशन अच्छा लगा होगा, बहुत बेहतरीन। तो जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। बहुत बेहतरीन हम रात्रि 8 बजे प्रश्न लेकर आते हैं। रात्रि 9 बजे टॉपिक वाइज हिंदी पर्यायवाची करा रहा हूं, वहां भी अभी आ जाइए थोड़ी देर बाद। चलिए, तो इस क्लास को समाप्त करते हैं। फिर से कल मिलते इसी समय बेहतरीन हिंदी के प्रश्नों के साथ। क्लास को शेयर जरूर करिए। चलिए, तो कल मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ इसी समय। तब तक के लिए धन्यवाद।